Hello everyone. Today we are going to cover all the constitutional bodies in one video. बहुत समय से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अब एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को यहां कवर करूंगा। इसके बाद आपको कोई भी और किताब सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज कंसर्न। और आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे या इवन फॉर दैट मैटर मेंस का एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार इस वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिएगा। आज हम इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी, जेएसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, 3 नेशनल कमीशन, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सीएजी और अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। देखिए, जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तैयारी करते हैं, तो कुछ ट्रैप्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। उन ट्रैप्स को अगर आप अच्छे से कवर करके चले जाते हो तो प्रीलिम्स में डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। देखते हैं कि यहां पे कैसे तैयारी करनी है, यहां पे पढ़ना कैसे है चीजों को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कई सवाल भी पूछे जाते हैं और इसीलिए मेंस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। खैर, पहले बेसिक समझते हैं। भारत के अंदर इलेक्शंस एक इंपॉर्टेंट पिलर इसलिए है क्योंकि भारत एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और ये सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि यही चीज स्टेट गवर्नमेंट और यही चीज लोकल गवर्नमेंट में भी रिफ्लेक्ट करती है। भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। इसमें संविधान बनाने वालों को कोई दो राय नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 रखा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वहां के इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी गई। अब इस जिम्मेदारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में क्या लिखा है? संविधान में मेंबरशिप के बारे में कुछ नहीं लिखा। यानी इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये हमें पता है, लेकिन उनके अलावा एडिशनल कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, दिस इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स as far as the strength of election commission is concerned, this is decided by the president. तो 2 इलेक्शन कमिश्नर रखने हैं, 3 रखने हैं, 5 रखने हैं, 1 रखना है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे इस बॉडी में। तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रैप यहीं पे फंसा देगा यूपीएससी आपको, कहेगा कि इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करती है और आप फटाफट उसको हां कर दोगे। ये ट्रैप से फंसना नहीं है, ये ट्रैप्स में फंसने से बचने के लिए ही मैं आपको आज ये वीडियो समझा रहा हूं। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, पेन और पेपर साथ में रखिएगा, पॉपकॉर्न मत रखिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मामला है ना। कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर जो अगर आपको याद नहीं रही तो फिर प्रॉब्लम एग्जाम में होगी। प्रेजेंटली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन कितनी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ये 1991 में फिक्स कर दी गई थी। खैर, तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर्स बराबर की है, सैलरीज बराबर की हैं, अलाउंसेस बराबर की हैं। वोटिंग पावर्स की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को अगर कोई फैसला लेना है तो 3 मेंबर के इलेक्शन कमीशन में फैसला मेजॉरिटी से लिया जाएगा, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिसीजन से। इसका मतलब कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। देखने में तो ये काफी बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन लगती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर और डेप्थ में जाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर्स, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स में। उस पर आगे बढ़ेंगे। सैलरी इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट रखी जाती है। 2023 के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी और उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया था
शुरुआत में अगस्त 2023 में सरकार ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर उन्होंने सैलरीज को सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दिया था। मतलब उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होती थी पिछले कानून के हिसाब से, वो सेक्रेटरीज के इक्विवेलेंट कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर्स और आईएएस अफसर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि इससे इलेक्शन कमीशन का जो पोजीशन है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, रुतबा कम हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा ना करें। सरकार ने उनकी मानी और पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया फाइनली दिसंबर 2023 के अंदर, उसमें इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जजेस इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी को रखा। टर्म यानी कि कितने सालों के लिए इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाएंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है, लेकिन 6 साल या 65 ईयर्स, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, whichever comes earlier that will be the end of tenure। इसका मतलब यह हुआ कि एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में टर्म या टेन्योर नहीं मेंशन्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर पार्लियामेंट को देता है कि वो इलेक्शन कमीशन की टर्म और टेन्योर इसको डिसाइड करे। अब यही छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन कितनी होगी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन टर्म यानी कि कितने साल तक टेन्योर रहेगा इलेक्शन कमिश्नर्स का, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। यही छोटी छोटी चीजें वहां पे जाके पेपर में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर एक बार बन गया वो दोबारा से अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है, दोबारा से वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है टू बी अपॉइंटेड। अगर आप देखोगे कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया डिसीजन इसमें मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। अब आते हैं रिमूवल के ऊपर। रिमूवल ही वो कारण है, वो रीजन है जिसकी वजह से दोनों में आपस में पैरिटी नहीं है, यानी जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो सीईसी है उनमें डिफरेंस यही क्रिएट होता है, ना सैलरी का डिफरेंस ना डिसीजन मेकिंग का डिफरेंस क्रिएट होता है कि सीईसी का रिमूवल तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर उनको 6 इयर्स या 65 इयर्स से पहले उनकी पोजीशन से हटाना है तो जैसे जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 124 और 214 में आपके पास, 217 में आपके पास रिमूवल प्रोसेस है जो पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी से इंपीचमेंट करवाना पड़ता है, रिमूवल करवाना पड़ता है, वही सेम प्रोसेस आपको इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सीईसी की रिकमेंडेशन पे रिमूव हो सकते हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन दे, सुझाव दे सरकार को और सरकार फिर इन्हें रिमूव कर दे। मतलब प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन बाय द सीईसी। इसका मतलब इन 2 लोगों का टेन्योर या टर्म डिपेंड करता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज द प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खुद का टेन्योर डिपेंड नहीं करता है किसी के ऊपर, डिपेंड करता है अगर उनको रिमूव किया जाता है तो फिर पार्लियामेंट में इंपीचमेंट या रिमूवल करवाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज की तरह। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर्स की पोजीशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। सेंटर रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है। इसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो मैकेनिज्म है उसके तहत एक हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स भी बनाई जा सकती है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर 2023 में जो बदलाव आया था उसके बारे में बात करना चाहता हूं। 2023 के मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट के पास काफी समय से एक पिटीशन पेंडिंग थी और जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है वो देता है अनूप कुमार बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनूप कुमार बर्नवाल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल यह था कि आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट करते हैं आपने उसके लिए कानून बनाया है जिसका नाम है सीईसी एंड अदर ईसीज अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991, 1991 का कानून है। इस कानून के अंदर आपने कोई डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं बताया है, कोई डिटेल्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बताई है जिसके बेसिस पे आप इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं। इस बात पे सवाल उठाया जाता है। सवाल इस बात पे भी उठाया जाता है कि क्यों
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरीज जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज एक्सपेंडिचर में नहीं आती है। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्तों ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर बजट के दौरान डिस्कशन हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। सरकार ने जो अमाउंट डिसाइड कर लिया है पहले से, वही अमाउंट, फिक्स अमाउंट उनके सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन के लिए जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की सैलरी, ये चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जबकि इलेक्शन कमिश्नर्स की नहीं होती। सवाल यह उठाया जाता है कि अगर आप चाहते हो कि इस बॉडी की इंडिपेंडेंस बनी रहे तो क्यों नहीं आप इसकी सैलरीज और अलाउंसेस को इम्यून कर देते फ्रॉम चेंजिंग एवरी ईयर। ये इम्यून नहीं है, कभी भी इनका अमाउंट घटाया बढ़ाया जा सकता है, विच इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये जो लैक ऑफ पैरिटी बिटवीन सीईसी एंड टू अदर ईसीज है, इसको रिजॉल्व किया जाए। सीईसी और दो बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में रिमूवल को लेकर जो डिस्पैरिटी है उसे हटाया जाना चाहिए। अब इन सारे सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना एक जजमेंट सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह एक गलत बात है कि सरकार, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के अंदर देयर इज नो क्राइटेरिया मेंशन्ड, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के अंदर देयर इज नो क्राइटेरिया मेंशन्ड for becoming a election commissioner. Also they say that there is no selection committee, कोई शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी नहीं है। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनाएं। इस 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके एक नॉमिनी रहेंगे। इसका मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में से एक एक बंदा रहेगा। और ये 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी, जब तक आप कानून को चेंज करके, मॉडिफाई करके नया कानून नहीं बना देते, तब तक ये 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। जब जजमेंट आता है मार्च में, उसी साल के अगस्त महीने में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट को बोला गया था कि जब तक आप कानून बनाते नहीं हो तब तक हमारी वाली कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगी या सुझाव देगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे अल्टीमेटली। खैर, इसीलिए उन्होंने कानून लाया, पहले तो अगस्त में लाया, फिर दिसंबर में उसको मॉडिफाई करके लाया। तो उसका नाम था सीईसी एंड अदर ईसीज इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। सीईसी और अदर ईसीज इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट रिप्लेस द प्रीवियस एक्ट। 1991 का जो पिछला एक्ट था पार्लियामेंट का, उसको पूरी तरह रिप्लेस कर देता है। अब इसमें यह लिखा गया है साफ तौर पे कि प्रेसिडेंट जिन व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे वो एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं, बट सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे उन्हें बनाया जाएगा। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑन दूसरा सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कौन कौन बैठेंगे? प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। यानी कि 3 लोग इसके अंदर, इस कमीशन के अंदर बैठने वाले हैं। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझना है कि इसमें जज गायब हो गए और प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर उनकी जगह आ गए, जिसको लेकर देयर इज ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्सी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई और कमेटी बोली थी, लेकिन आपने तो कोई और ही टाइप की कमेटी बना दी। खैर, एक और सवाल यह है कि सिलेक्शन कमेटी फाइनल नाम रिकमेंड करेगी, लेकिन सर्च कमेटी विल शॉर्टलिस्ट दोज नेम्स। सर्च कमेटी नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो कमेटी बनेगी उसके चेयरपर्सन होंगे मिनिस्टर ऑफ लॉ, 2 और मेंबर्स होंगे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के, और ये जो कमेटी होगी सिलेक्शन सर्च कमेटी, ये 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके दे देगी और इन 5 लोगों में से सिलेक्शन कमेटी अपना फाइनल चुनाव करेगी, फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देगी। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। बस ऐसा कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो पहले या करंटली सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट पे रहा हो, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी रहा हो और जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। तो अब इसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में से ही लोग निकल के इलेक्शन कमीशन के अंदर कमिश्नर्स बनेंगे। टेन्योर वही सेम 6 इयर्स और 65 इयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट।
अगर इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बनते हैं तो उनका टेन्योर एग्रीगेट देखा जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर है, 2 साल तक वो इलेक्शन कमिश्नर रहे, उसके बाद उन्हें सीईसी बना दिया गया, तो सीईसी ये 6 साल के लिए नहीं रहेंगे, ये बचे हुए 4 साल के लिए रहेंगे, क्योंकि टोटल टेन्योर 6 इयर्स होना चाहिए इन द इलेक्शन कमीशन। दैट दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। इस एक्ट को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स है। सिलेक्शन कमिटी के अंदर कोरम नहीं की जरूरत नहीं है, तो अगर 3 मेंबर की कमेटी है, 2 मेंबर भी आए हैं तो भी उनका दिया गया सिलेक्शन मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपोजिंग या डिसेंट यहां पे ज्यादा देने का मौका नहीं है। दूसरा, सिर्फ सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स क्यों अवेलेबल है, एलिजिबल है? एकेडमिक प्रोफेशन से, लीगल प्रोफेशन से, सिविल सोसाइटी से लोग क्यों नहीं एलिजिबल? तीसरा, रिमूवल का प्रोसेस अभी भी एसिमेट्रिक है, जहां सीईसी को रिमूव करने के लिए आपको इंपीचमेंट प्रोसेस चाहिए, वहीं बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए आपको ऐसा प्रोसेस नहीं चाहिए। जिससे अब आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर व्हाट एक्चुअली इज द कंसर्न। अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन, तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और बूथ लेवल, इन सभी लेवल्स पे आपको डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स या अपॉइंटीज दिखेंगे। सो इफ यू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर, ये हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक एक होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो बूथ होता है, यहां पे करते हैं, जो आपका बूथ है, बूथ लेवल पे उस बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और फिर इनके नीचे बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जो टेम्पररी बेसिस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अभी एसआईआर के दौरान या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान आपने देखा होगा कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जो टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं इलेक्शंस के दौरान खासतौर पे, उनकी काफी सुसाइड्स और वर्कलोड होने की खबरें सामने आई, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स 2026 के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारे रैपिड रिवीजन राउंड शुरू हो रहा है मंडे से। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको सभी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट 2 या 3 दिन के अंदर क्विकली 150 से 200 टॉपिक रिवाइज करवाए जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यूपीएससी के बारे में सवाल पूछे जाने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यूपीएससी को 100 साल हुए 2025 में। अब यूपीएससी का कोर फंक्शन क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करता है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी ये बनते कैसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 14 के अंदर आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में आपको यूपीएससी, एसपीएससी और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंशन मिल जाएगा। इनमें से एक बॉडी, इन तीनों में से एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नाउ कॉम्पोजिशन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि यूपीएससी में 5 मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे, 8 मेंबर होंगे, ये प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकता है। मैक्सिमम इसमें 11 मेंबर हो सकते हैं, 11 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग। कुछ चीजों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि रिमूवल का ना आपको एंड में कंपैरिजन आना चाहिए कि जितनी भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी हैं, उनमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में टेन्योर खत्म होने से पहले बंदा रिमूव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इसके ऊपर सवाल बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा जब मैं रिमूवल की बात करता हूं। खैर वापस आते हैं। Is there any qualification required to become UPSC member or chairman? No, but the entire composition of UPSC needs to be in such a way कि 50% जो बंदे एक टाइम पे 50% जो पर्सन्स होने चाहिए UPSC के अंदर, they must have held a government office for 10 years. चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकारी पद पे वो रहे होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 years। ऐसा 50% लोगों के ऊपर कंडीशन अप्लाई होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्या टर्म फिक्स्ड है? यस, 6 years या 65 years, जो भी पहले आ गया
उस हिसाब से क्या इनको पहले रिमूव किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये प्रेसिडेंट को रिजाइन करके अपना चिट्ठी लिख दे तो ये पहले रिमूव हो जाएंगे। जैसे यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो थे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने खुद रिजाइन किया, है ना। लेकिन अगर इनको पहले रिमूव करना है तो उसके दो तरीके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है समझना। इनको अगर अपने टेन्योर खत्म होने से पहले रिमूव करना है तो दो किस्म के रिमूवल है, एक ऑर्डिनरी रिमूवल और दूसरा मिसबिहेवियर के लिए रिमूवल। एक ऑर्डिनरी रिमूवल और दूसरा रिमूवल फॉर मिसबिहेवियर। ऑर्डिनरी रिमूवल में 3 कारण या 3 रीजंस हैं यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन को हटाने के लिए। नंबर 1, द पर्सन इज बैंकरप्ट और इनसॉल्वेंट, यानी कि बोरोइंग की है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकिन रिपे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में चले गए हैं, अपना काम करते करते, यूपीएससी की नौकरी करते करते अपना दूसरा कोई नौकरी करने लग गए हैं। तीसरा, इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी मतलब अनफिट टू डू द टास्क ऑफ मेंबर और चेयरमैन। ये 3 बेसिस पे अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठानी, इसके लिए आपको कोई प्रोसीजर संविधान में नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं बताया गया। तो ये खुद का अपना कंसल्टेशन प्रोसेस बना जरूर सकते हैं लेकिन संविधान प्रिस्क्राइब नहीं करता है। लेकिन दूसरा टाइप का रिमूवल जो मिसबिहेवियर के लिए होता है वो उसके लिए डिफाइन करता है। सो इफ द पर्सन एंगेजेस इन मिसबिहेवियर, a person engages in misbehavior during their tenure as UPSC SPSC member chairman, then they can be removed. इस रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट को मामला रेफर करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करनी पड़ती है। इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चाहे बोला गिल्टी है चाहे नहीं बोला गिल्टी है, वो मानना पड़ेगा। ठीक है, सेम वे जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर आरपीए, अगर इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट बना के देता है कि ये बंदा डिस्क्वालीफाई होगा तो होगा, वैसे ही यूपीएससी के अंदर अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट मिसबिहेवियर ढूंढ निकाले तो रिमूव करना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि मिसबिहेवियर ये शब्द यहां पे डिफाइंड है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बता सकते हैं कि और कहां पे ये शब्द मिसबिहेवियर देखने को मिलता है? एंड जहां पे देखने को मिलता है क्या वहां डिफाइंड है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। खैर, सैलरी जो है वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए पार्लियामेंट के वोट के अधीन नहीं है। मिसबिहेवियर का परिभाषा है कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गवर्नमेंट और स्टेट, यानी किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का वो हिस्सा है जिसमें गवर्नमेंट एक तरीके से डील कर रही है किसी प्राइवेट पार्टी से और आप उस प्राइवेट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। खैर, सैलरी जो है चार्ज होती है। रिटायरमेंट के बाद या टेन्योर खत्म होने के बाद क्या आप दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं? सो ब्रॉड आंसर इज नो, लेकिन इसको थोड़ा समझना होगा। जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं ले सकते हैं। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं ले सकते हैं। जो यूपीएससी के मेंबर हैं वो टेन्योर खत्म होने पे चेयरपर्सन बन सकते हैं, वो टेन्योर खत्म होने पे चेयरपर्सन बन सकते हैं, लेकिन अगर वो 65 इयर्स के नहीं हुई है तो, है ना। तो मान लो मैं 6 इयर्स तक यूपीएससी का मेंबर रहा था, ठीक है, लेकिन मेरा टेन्योर खत्म हो गया, तो वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं क्योंकि वो अभी 61 इयर्स के ही हैं, वो 65 इयर्स के नहीं, ठीक है। लेकिन वो उसके अलावा किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है और दोबारा से सेकंड टर्म के लिए कोई भी मेंबर या चेयरमैन एलिजिबल नहीं है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है और वो 65 इयर्स रीच नहीं करते हैं तो उनको यूपीएससी का मेंबर चेयरमैन बनाया जा सकता है, उनको यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बनाया जा सकता है, ठीक है। कोर फंक्शंस मैंने आपको बताए, ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाना, सेंट्रल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाना और जॉइंट रिक्रूटमेंट अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स इसको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स कि देखिए सर हमारे यहां रिक्रूटमेंट करवा दीजिए
हम दोनों के स्टेट्स में आप रिक्रूटमेंट करवाएं, हमारी स्टेट पब्लिक कमीशन इसके लिए लायक नहीं है, तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट का इसमें अप्रूवल चाहिए। सर्व्स द स्टेट नीड्स आल्सो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर भी इसको कंसल्ट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीजीपीज की अपॉइंटमेंट। तो स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स के डीजीपीज की अपॉइंटमेंट जो है वो यूपीएससी के बनाए गए पैनल के द्वारा रिकमेंडेड किए गए नेम्स में से की जाती है, लेकिन इसको हमेशा ही एडवाइजरी रोल या रिकमेंडेटरी रोल दिया जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, तो उसमें लिखा होता है वेदर यू आर रिकमेंडेड कैंडिडेट और नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट। यूपीएससी आपको सेलेक्टेड नहीं मानता है, यूपीएससी बस नाम रिकमेंड कर रहा है, और रिकमेंडेशन को आप मना भी कर सकते हो एज अ डिपार्टमेंट और अ मिनिस्ट्री, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अपने कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। ऑफकोर्स वो फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, ठीक है, रीजनेबल होने चाहिए, रैंडम नहीं होने चाहिए। लेकिन आप बस फिल्टरिंग कर रहे हो, है ना, एज यूपीएससी यू जस्ट फिल्टरिंग एंड यू रिकमेंडिंग द नेम। ये बात आपने याद रखनी है। गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है इनके रिकमेंडेशंस को, लेकिन अगर रिजेक्ट करती है तो फिर हाउस के सामने ना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, Why you are rejecting their recommendation? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, संवैधानिक अथॉरिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड है इसके साथ, है ना, छोटी मोटी संस्था नहीं है, बड़ी संस्था है। इसलिए अगर आप इनका प्रपोजल या रिकमेंडेशन रिजेक्ट करते हो, अगर आप इनका प्रपोजल या रिकमेंडेशन रिजेक्ट करते हो, तो आपको हाउस को, सदन को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन, है ना, उसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसे हर साल अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें पार्लियामेंट को सौंपते हैं। यूपीएससी जिन भी सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है पार्लियामेंट्री कानून के द्वारा, लेकिन यूपीएससी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस है कि रिजर्वेशन के मामलों में इसे कंसल्ट नहीं किया जाता। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितनी सीटें रिजर्व करनी है, इसके लिए यूपीएससी का कोई रोल नहीं है, उसके लिए बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है जिसे रिकमेंड किया जा सकता है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो क्लेम्स हैं, ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 335 देखोगे ना, तो वहां पे ये साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्लेम है, दैट शुड नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। आप यूपीएससी को इसके लिए काम दे सकते थे, लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया है। तीसरा, हाई लेवल पोस्ट के लिए ही इसे कंसल्ट किया जाता है, लेकिन कुछ हाई लेवल पोस्ट जैसे कि ट्राइब्यूनल के मेंबर्स, कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स, डिप्लोमेटिक पोस्ट जो हाई कमिश्नर की पोस्ट होती है, इसके लिए यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है। और जो ग्रुप बी से नीचे वाली सर्विसेज है उसमें भी यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है। टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि यूपीएससी को कंसल्ट किया जाए, बिना उन्हें कंसल्ट किए भी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट यूपीएससी के परव्यू में से कुछ सर्विसेज, कुछ पोजीशंस, कुछ पोस्ट को हटा सकते हैं। इसका मतलब यहां पे वो पार्लियामेंट लिख देगा अगर आपको कंफ्यूज करना होगा, और यहां पे वो प्रेसिडेंट लिख देगा। देखो, कंफ्यूज करना होगा, मैं आपको पहले यही कंफ्यूज कर देता हूं ना, पेपर में कंफ्यूज होने से बेहतर है यही हो जाओ। तो यूपीएससी की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने की जब बात आती है, इंक्रीज करने की जब बात आती है, तो वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, वो पार्लियामेंट कानून के द्वारा कर सकती है। लेकिन अगर डिक्रीज करने की बात आती है, जैसे कोई सर्विस है, अभी फॉरेन सर्विस की रिक्रूटमेंट अगर उनसे छीननी कि नहीं, यूपीएससी नहीं करेगा फॉरेन सर्विस की रिक्रूटमेंट, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे, वो रिक्रूट करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर देना होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इंक्रीज के लिए पार्लियामेंट, डिक्रीज के लिए प्रेसिडेंट। अब इसी का कंपैरिजन आप स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से करो तो बहुत सिंपली टेबलर फॉर्म में कर सकते हो। पहले स्टेट से करते हैं, फिर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से करते हैं। यूपीएससी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, एसपीएससी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहे हैं। रिमूवल की अथॉरिटी यहां पे भी प्रेसिडेंट है और यहां पे भी प्रेसिडेंट है। ये ट्रैप होता है, ये समझना है कि यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के रिमूवल के लिए प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। जो आपका 3 वाला सिंपल और एक रीजन मिसबिहेवियर वाला।
सो प्रोसेस इज सेम। एज लिमिट यहां पे 65 है, यहां पे 62 है। टर्म लिमिट यहां पे 6 है, यहां पे भी 6 इयर्स है। रेजिग्नेशन यहां पे प्रेसिडेंट को देंगे, यहां गवर्नर को देंगे। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी और ये गवर्नर को अपनी एनुअल रिपोर्ट दे देगी। काम इसका क्या है? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करना, दैट्स इट। अगर मैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता हूं, जेएसपीएससी की बात करता हूं, तो जेएसपीएससी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज it is an option given to the parliament. It is an option given to the parliament. संसद को, सदन को यह पावर दी गई है कि अगर आप चाहते हैं, if you want, then you can create a joint state public service commission. For example, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ समय तक 1966 में एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, जब तक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपना नहीं बना लेता। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसको जेएसपीएससी कहते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसके मेंबर्स भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मेंबर और चेयरमैन। इनका रिमूवल अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट ही है। इनका अपर लिमिट भी 62 इयर्स ही है। टर्म इसकी 6 इयर्स है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे। क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। हर कंसर्न्ड गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को, ये अपनी अपनी रिपोर्ट बना के देंगे। तो अगर मान लो मेघालय और मिजोरम के एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, तो ये जो रिपोर्ट बनाएगा ये मेघालय के गवर्नर को भी सौंपेगा, मिजोरम के गवर्नर को भी सौंपेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी के अंदर। अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। सो द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को पढ़ते हैं और फाइनेंस कमीशन के लेटेस्ट जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी भी थोड़ी झलकियां देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने अपने कोर्सेज में, क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, खासतौर पे अपना एपिक कोर्स जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, उसमें मैंने 16 फाइनेंस कमीशन वर्सेस 15 फाइनेंस कमीशन डिटेल में डिस्कस किया। बट आज भी मैं कुछ कुछ चीजें उसमें से जरूर बताऊंगा आपको, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तो आर्टिकल 280 अगर हम देखोगे, 280 सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला जो पोर्शन है, वहां पे सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के जहां पे एंड होता है, वहां पे आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में यह लिखा गया है दैट आफ्टर एवरी 5 years और अर्लियर, हर 5 साल बाद या उससे पहले, हर 5 साल बाद या उससे पहले प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। प्रेसिडेंट विल कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, और प्रेसिडेंट जो ये फाइनेंस कमीशन बनाएंगे वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी माना जाता है। ऑल्दो टेक्निकली सोचा जाए तो ये जजमेंट नहीं देता है, ये ऑर्डर्स नहीं पास करता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और दूसरा इसका काम होता है डिसीजन और एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन का मतलब है कि इसका फंक्शन होता है इस फाइनेंस कमीशन का कि जो भी टैक्स के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कलेक्ट हुआ है और जिसको डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में डाल दिया गया है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में डाला गया है, उसमें से कितना पैसा स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा, नंबर 1, और हर स्टेट को कितना पैसा किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलेगा, नंबर 2। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी फंक्शन ये है कि जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जीएसटी का सीजीएसटी कंपोनेंट, सेंट्रल जीएसटी कंपोनेंट, ये सारा पैसा जो इकट्ठा होता है ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में इकट्ठा किया जाता है और इसमें से एक अमाउंट, एक शेयर स्टेट्स को बांटना होता है। वो कितना शेयर होगा ये फाइनेंस कमीशन के सुझाव पे निर्भर करता है, रिकमेंडेशन पे निर्भर करता है। बिफोर वी कम टू द रिकमेंडेशन एंड अदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, लेट अस सी व्हाट इज द कंपोजिशन। क्या संविधान में यह लिखा है कि फाइनेंस कमीशन की मेंबरशिप और क्वालिफिकेशन क्या होगी? द आंसर इज नो। इसके लिए पार्लियामेंट को कहा गया है कि आप कानून बनाएं। You make a law and in that law you mention what are the qualifications,
You mention what are the terms and conditions of service. Now फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मतलब उनको रिमूव किया जा सकता है या अपॉइंट किया जा सकता है, उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। मतलब पिछले फाइनेंस कमीशन में मेंबर चेयरमैन थे, अगले फाइनेंस कमीशन में भी ये मेंबर चेयरमैन है, दे आर एलिजिबल। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के मामले में एलिजिबिलिटी है, यूपीएससी के मामले में एलिजिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ सिलेक्टेड एलिजिबिलिटी थी। इलेक्शन कमीशन के मामले में एलिजिबिलिटी नहीं थी। तो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर लो बैकवर्ड, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो फॉरवर्ड। तो ये जो क्वालिफिकेशन है कि जो चेयरमैन होना चाहिए वो पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस्ड हो, जो बाकी के 4 मेंबर हो उनमें से एक हाईकोर्ट जज के लिए क्वालिफाइड हो, एक फाइनेंस और अकाउंट्स की नॉलेज रखता हो, गवर्नमेंट फाइनेंस और अकाउंट्स की, तीसरा फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का इसको एक्सपीरियंस हो, और चौथा इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो, यानी एकेडमिक फील्ड से आता हो। इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आप संविधान में नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि ये वहां है ही नहीं। इट इज देयर इन द फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1950। तो फाइनेंस कमीशन एक्ट जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा इसके फंक्शन समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स को कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना चाहिए, और उसके बाद स्टेट्स में आपस में कैसे डिवाइड करना चाहिए। मतलब 100 रुपए अगर टैक्स कलेक्ट हुआ है तो उसमें से कितना पैसा सेंटर के पास रहेगा, कितना परसेंटेज स्टेट के पास रहेगा, उस स्टेट के पास गए पैसे में से कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, ये आइडिया फाइनेंस कमीशन देता है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे इट गिव्स द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच ग्रांट्स आर सपोज टू बी गिवन। अब हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स के अंदर ग्रांट्स का प्रावधान है, प्रोविजन है। एक है आर्टिकल 275, दूसरा है आर्टिकल 282। अब पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू डिसाइड द डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। 282 में ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती थी, तो प्लान के हिसाब से, 5 ईयर प्लान के हिसाब से ये डिसाइड होता था। लेकिन अब तो 5 ईयर प्लान होता नहीं है, इसलिए जिस भी टाइप की ग्रांट्स आपने स्टेट्स को प्रोवाइड करनी, चाहे वो लोकल बॉडीज या पंचायती राज के प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वो अर्बन मैनेजमेंट, कुछ भी रीजन कुछ भी दे सकते हो, वो ग्रांट्स जो है, वो मनी जो है, जो पैसा, वो पैसा डिसाइड करने के लिए फाइनेंस कमीशन बताता है। तीसरा, फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि स्टेट्स का कंसोलिडेटेड फंड कैसे बेटर किया जाए, ऑगमेंट किया जाए। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज। तो कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के रेवेन्यूज बढ़ाए जाए, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज दैट फंड जहां पे सारे रेवेन्यूज इकट्ठा होता है, सारा इनकम इकट्ठा होता है। तो इसीलिए आपको यह समझना होगा दैट व्हाट आर द मेजर्स टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। इसके अलावा कोई भी ऐसा मैटर प्रेसिडेंट उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो हर बार जब वो फाइनेंस कमीशन बनाते हैं तब वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई एडिशनल चीज लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था इन द ईयर 2017-18, ठीक है, तो उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप ये भी बताएं हमें कि क्या हमें डिफेंस के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सेपरेट फंड बनाना चाहिए। ठीक है, सो एडिशनल जानकारी मांगी गई थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज आस्क्ड फॉर फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन। रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाती है। जैसे 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी बजट सेशन की शुरुआत में दोनों हाउसेस में रखी गई। इनके रिकमेंडेशंस सरकार पे बाइंडिंग नहीं होते। इसका मतलब कि जो ये सुझाव देते हैं कंपलसरी नहीं है कि वो अप्लाई किया जाए, लेकिन सरकार जब बना रही है कमीशन और 3-4 साल उसको रिपोर्ट बनाने में लग जा रहे हैं तो फिर सरकार उसके रिकमेंडेशंस मान ही लेती है आमतौर पे। अब आपने ये देखना है कि इस फाइनेंस कमीशन के अंदर कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है एज फार एज द क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंस कमीशन इज कंसर्न्ड। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया का मतलब यह होता है कि आप स्टेट्स को जितना पैसा दे रहे हैं, वो तो 41% डिसाइड हो गया। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला था कि 41% शुड बी द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू द स्टेट्स।
16th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला कि यस, इफ यू आर गेटिंग 100 रुपीज तो 41% ऑफ दैट नेट टैक्सेस शुड गो टू द स्टेट्स। यहां तक सॉल्व हो गया, इसको वर्टिकल डेवल्यूशन कहते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की जहां तक बात आती है, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की जहां तक बात आती है, तो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन भी यहां पे डिसाइड करने का क्राइटेरिया होता है। 15वें और 16वें 15th और 16th फाइनेंस कमीशन में देयर इज डिफरेंस, और इस साल के पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, ये खासतौर पे 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्राइटेरिया रखते थे, पहले फाइनेंस कमीशन में क्राइटेरिया रखते थे इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया। इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा था आपने और उसको वेटेज दी थी 45%। इस बार भी इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, ऑल्दो उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन मॉडिफाई हुई है, उसकी डेफिनेशन मॉडिफाई हुई है। इनकम डिस्टेंस को समझने का सिंपल तरीका यह है कि आप सबसे अमीर यानी कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाले स्टेट से कितना दूर हो, कितना नीचे हो। तो जिस स्टेट का सबसे ज्यादा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, आपका कंपैरिजन उससे किया जाएगा। आप अगर उससे ज्यादा दूर हो, इसका मतलब आप गरीब स्टेट हो। गरीब स्टेट होने का मतलब आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देने की जरूरत है, इसीलिए इनकम डिस्टेंस पहला क्राइटेरिया है। लेकिन इनकम डिस्टेंस को जितनी वेटेज दी जाती थी, टोटल वेटेज तो 100 ही होगी ना, किसी भी चीज को अगर आप वेटेज देते हो तो सम ऑफ वेटेजेस विल ऑलवेज बी 100, क्योंकि वेट एवरेज का ये प्रिंसिपल होता है। तो अगर आप 45% वेटेज इसमें इनकम क्राइटेरिया को दे रहे थे, इनकम डिस्टेंस को दे रहे थे, अब आप 42.5 देते हो तो रिड्यूस हो गई। 2011 सेंसस के हिसाब से आपके स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, उसको पहले 15% वेटेज मिलती थी, अब 17.5% मिलेगी। पहले उसको 15% वेटेज मिलती थी, अब उसको 17.5% मिलेगी। इसका मतलब 2.5% यहां पे इंक्रीज है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को पहले 12.5% मिलती थी, अब 10% मिलती है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेस की आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो आपकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बेटर है। तो पहले यह निकाला जाता था डिफरेंट फॉर्मूला से, पहले यह निकाला जाता था बाय 1/TFR। 1/TFR मतलब 1 टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट इज कि एवरेज मैटरनिटी की जो एज है महिला की 15 से लेके 49 ईयर्स के बीच में, उसके बीच में ऑन एन एवरेज एक वुमन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं, इसका मतलब वो पॉपुलेशन बढ़ा रही है, क्योंकि एक कपल होगा, उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया होगा। अगर वो 2.1 आ जाता है ये नंबर टीएफआर का, तो उसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर आप 1/TFR करोगे, टोटल फर्टिलिटी रेट करोगे, जिस स्टेट में टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही होगी, इसका मतलब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में उसे कम नंबर मिलने चाहिए। दिस वाज द आइडिया, दिस वाज द आइडिया। लेकिन इस बार आपने इसकी परसेंटेज कम कर दी है, और आपने क्या किया है, 1971 से अभी के 2011 के सेंसस के बीच में जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, so what you have done is you have changed the formula. You did not see TFR. What you saw was in comparison to 1971 2011 की population क्या है ना? तो जिसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसके कम नंबर आएंगे इसमें, जिसकी बहुत कम रही है या बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है उसके ज्यादा नंबर आएंगे। सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर सदर्न स्टेट्स। ये बेनिफिशियल है सदर्न स्टेट्स के लिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, जहां पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है। ठीक है, एरिया की बात करते हैं। एरिया को पहले 15% वेटेज मिलती थी, अब 10% वेटेज मिले, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ इसका, क्योंकि एरिया की वेटेज कम हुई है। फॉरेस्ट कवरेज का भी डेफिनेशन बदला है, हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, बट परसेंटेज में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब जितनी वेटेज थी पिछले वाले में उतनी वेटेज अभी है। टैक्स और फिस्कल एफर्ट नाम का एक पैरामीटर होता था जो पिछले 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में था, लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में वो गायब है, वो है ही नहीं। और जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये नया मेट्रिक आया है। कौन सा स्टेट जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है,
कौन सा स्टेट जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करता है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाए, 10% उसे भी वेटेज दी जाएगी। सो नया इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। पुराना इंडिकेटर कौन सा गायब हो गया है? टैक्स एफर्ट, ये गायब हो गया है। बाकी के जो इंडिकेटर्स थे वो पहले भी थे, उनके परसेंटेजेस में से कुछ में चेंज आया है, फॉरेस्ट वाले में चेंज नहीं आया है, एरिया वाला 5% कम हुआ है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाला 2.5% कम हुआ है, पॉपुलेशन वाला 2.5% बढ़ा है और इनकम डिस्टेंस 2.5% बढ़ा है। दैट्स इट। तो आपको ये याद रखना है। बाकी अगर आप फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल्ड में समझना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज के अंदर हमने उसे बहुत अच्छे से कवर किया है। दैट इज जस्ट वन ऑफ द मेनी मोर देन 1000 टॉपिक्स इफ यू ऐड ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, क्योंकि 150 से 200 टॉपिक तो हम इकट्ठा वहीं पे कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आते हैं जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये सबसे न्यू नहीं, ये सबसे न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इससे भी न्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बे सेकंड सबसे न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है वो 2017 में बनी थी बाय 2016 में बनी थी बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A में कहा गया था कि जैसे ही अमेंडमेंट इंप्लीमेंट होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट हैज टू कंस्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल। तो प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है यानी परमानेंट दफ्तर है वो दिल्ली में है, और जो यूनियन के रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो इस जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे बनाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। जीएसटी काउंसिल की मेंबरशिप क्या है? जीएसटी काउंसिल के पहले सबसे बड़े मेंबर हैं, चेयरपर्सन है निर्मला सीतारमन जी यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोजीशन में जो भी व्यक्ति, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो संभालते हैं, है ना, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके नीचे कई बार जूनियर मिनिस्टर्स को रख दिया जाता है जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है, हु आर कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, मतलब हर एक स्टेट में से फाइनेंस मिनिस्टर उस स्टेट के जिस भी व्यक्ति को, जिस भी इंडिविजुअल को उस स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया होता है वो व्यक्ति यहां पे आके बैठ सकते हैं या बैठ जाते हैं क्योंकि मेंबर बनते हैं। और सीबेक, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स, ये इसके परमानेंट इनवाइटी रहते हैं। वैसे इसको इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स बोलना चाहिए, सीबेक, ठीक है, क्योंकि अब जीएसटी के आने से एक्साइज तो खत्म हो गया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबेक के चेयरपर्सन इसके परमानेंट इनवाइटी रहते हैं। चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं, वाइस चेयरपर्सन बाकी मेंबर्स जो स्टेट वाले मेंबर्स हैं वो आपस में डिसाइड करके एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देते हैं, एक पर्सन को नॉमिनेट कर देते हैं। क्या वाइस चेयरपर्सन का कोई टेन्योर है? क्योंकि चेयरपर्सन तो एक्स ऑफिशियो है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा रहेगा तब तक वो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन रहेगा। लेकिन वाइस चेयरपर्सन का क्या कोई टेन्योर है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? नो। एज पर जीएसटी एक्ट? नो। ये लोग आपस में मिलके जितने टाइम के लिए डिसाइड करें स्टेट वाले, उतने टाइम के लिए वो बंदा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरपर्सन रहता है। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि कोरम उसमें बिठाना पड़ता है। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो इसमें बिठाने पड़ेंगे। तो अगर आप देखोगे हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स 50% अगर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब मीटिंग आगे बढ़ सकती है। अगर 50% लोग नहीं आए हैं तो मीटिंग आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। इसमें फैसला कैसे लिया जाता है, किन चीजों पे लिया जाता है वो तो चलो देखेंगे, लेकिन फैसला कैसे लिया जाता है इसमें सबसे पहले तो स्टेट्स और सेंटर को अपनी अपनी वोट की वेटेज डिसाइड असाइन की हुई है। तो सेंटर का जो वेटेज है वो है 1/3 और स्टेट्स का जो कंबाइंड वेटेज है वो है 2/3। सेंटर का जो वेटेज है
डिसीजन का वो 1/3 है। स्टेट्स का जो कंबाइंड वेटेज है वो है 2/3, जिसको अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ये है 33.33% और ये है 66.67%, है ना। और अगर कोई फैसला यानी कि डिसीजन लेना है जीएसटी काउंसिल ने, उसके लिए यू नीड 75% सपोर्ट, जिसका परिणाम ये निकलता है, आउटकम ये निकलता है कि ना तो सेंटर अकेला कोई फैसला ले सकता है, ना सारे स्टेट्स इकट्ठा हो जाए तो कोई फैसला ले सकते हैं। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू स्टेट्स एंड द सेंटर। कम से कम कुछ स्टेट्स और सेंटर आपस में एग्री करने चाहिए, है ना। तकरीबन आप कह सकते हो कि 28 स्टेट्स हैं, तो 20 स्टेट के आसपास एग्री करने चाहिए, तो जाके बात बनेगी, तभी 75% पे आप पहुंचोगे। इसी वजह से जीएसटी काउंसिल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल बताया जाता है। इसलिए जो भी इसमें डिसीजंस होंगे वो कभी भी यूनिलेटरल नहीं हो सकते हैं कि स्टेट इकट्ठा होकर कोई फैसला ले लिया या सेंटर ने इकट्ठा होकर कोई फैसला ले लिया। हाँ, फैसले रोके जा सकते हैं इस बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहल, इन सबको जीएसटी के अंदर लाना चाहते हो तो ये फैसला आपको जीएसटी काउंसिल में करना पड़ेगा। और अगर वो फैसला नहीं हो पाता है, इफ यू आर नॉट एबल टू कम टू दैट डिसीजन, वहां उन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लग सकता है। तो आपको पता होगा कि अभी भी ये सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। टैक्स, सेस, सरचार्ज, व्हाट हैज टू बी मर्ज्ड इनटू जीएसटी एंड व्हाट नॉट इज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। कौन से गुड्स जीएसटी एग्जेम्प्ट होंगे और कौन से गुड्स पे जीएसटी लगेगा, डिसाइडेड बाय दिस काउंसिल। मॉडल जीएसटी कानून भी ये बना सकते हैं। किस बेसिस पे इंटरस्टेट ट्रेड को वाला जो कंपोनेंट है, आईजीएसटी वाला कंपोनेंट है, वो डिवाइड होगा, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। जीएसटी एग्जेम्पशन के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये डिसाइड करेंगे। नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर के दौरान क्या कोई स्पेशल रेट लगेगा। फॉर एग्जांपल, केरला में जब 2018 में फ्लड्स आए तो जीएसटी के अंदर एक केरला के लिए स्पेशल कैलामिटी फंड बनाया गया और यह कहा गया कि केरला एक साल के लिए जो अपने जीएसटी से कलेक्शंस करेगा वो इस कैलामिटी फंड में डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो सेस एक लगा दिया गया। सेस मतलब, सेस क्या होता है, CESS, सेस इज एन एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स कि एक टैक्स है, उसके अलावा अतिरिक्त 1%, 0.5% एक सेस आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा सेस बनाया गया केरला के लिए, तो कैलामिटी के लिए ये यूज करना अलाउ किया गया। क्या जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है? सवाल यह है कि क्या जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है? सो द आंसर इज जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट भी दिया है कि नहीं, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। बट जो लेटेस्ट उसका जजमेंट है 2022 का, उसमें कहा है कि बाइंडिंग होती है। अदरवाइज जो आपने हार्मनी मेंटेन करके रखनी है जीएसटी लॉज के अंदर, वो नहीं हो पाएगी। अगर आपने जीएसटी को बहुत डिटेल में समझना है ना कि जीएसटी वर्क कैसे करता है और व्हाई यू नीड टू हैव अ जीएसटी काउंसिल, तो उसके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स में भी मैं रिवाइज करूंगा। बट मेरे और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो जीएसटी काउंसिल के ऊपर। खैर, वापस आते हैं। अब हम 3 काउंसिल्स देखते हैं, 3 कमीशंस देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। तीनों के अपने अपने संवैधानिक आर्टिकल है, 338, 338A, 338B। अर्लियर कुछ सेपरेट नहीं होता था, एक ही नाम होता था, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर उसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी, है ना। यही स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बाइफरकेट हो गई, मतलब 2 में बदल गई, एक NCSC, एक NCST। ठीक है, और जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो सबसे नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जीएसटी काउंसिल इससे पहले 2016 में बनी थी और 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। सो 2004 और 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना। अब आपसे पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब बना था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब बना था?
अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप 1994 बोलोगे, 1994 बोलोगे, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुआ था, तो आप 2018 बोलोगे। देयर इज अ सटल डिफरेंस, और कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज फॉर्म्ड इन, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप 94 बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब कानून पास किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, आफ्टर द इंदिरा साहनी जजमेंट इन ओबीसी रिजर्वेशन या मंडल केस। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुई थी, तब आप 2018 बोलोगे। ये याद रखना, ये याद रखना। कॉम्पोजिशन तीनों की लगभग सेम है, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, बाकी 3 और मेंबर हो सकते हैं। तीनों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अगर पहले की बॉडी देखोगे तो इसका नाम था कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसका भी यही था, वो बाइफरकेट हो गई 2004 में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में ये बनाई गई थी। NCSC is also supposed to cover एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी। ये फंक्शंस इनके कॉमन है, क्या कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स दिए गए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई मामला आता है इनके पास, कंप्लेंट कर सकते हो, तो उसे इन्वेस्टिगेट करना, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करना, सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना, और प्रेसिडेंट अगर इनको कोई और काम दे। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में जब नई ट्राइब्स का इंक्लूजन होना होता है तो NCST को एक बार बोला जाता है कि आप एक बार देख लीजिए, आपको क्या लगता है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सो सिमिलर इज द केस फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख के केस में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए संविधान के, क्योंकि 90% से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे ट्राइबल है, ठीक है। पावर्स, सिविल कोर्ट की पावर्स इसके पास होती है जब ये किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इसके पास पनिशमेंट की पावर्स नहीं है। सिविल कोर्ट की इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, लेकिन सिविल कोर्ट की तरह सजा सुनाने की पावर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुझाव, रिकमेंडेशन दे सकता है, या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किसी कोर्ट केस में पार्टी बन जाएगा। लेकिन ये कोई पनिशमेंट, कोई सुझाव, कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी, कोई जेल टर्म कुछ नहीं दे सकता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये भी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, जब प्रेसिडेंट मांगे तब भी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी रिपोर्ट बना सकते हैं और गवर्नर को सौंप सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 350B। आर्टिकल 350B मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि जहां पे कैपिटल ABCD आ जाए तो इसका मतलब है कि वो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली इट वाज नॉट मेंशन्ड। सेम इज फॉर दिस 350B, अगर आपको दिख गया कैपिटल B, इसका मतलब वो अमेंड करके लाया गया है। और ये अमेंडमेंट कौन सा है? 7th अमेंडमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 7th अमेंडमेंट में 2 और चेंजेस, 2 मोर चेंजेस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप बता दोगे कि 7th अमेंडमेंट में 2 और क्या चेंजेस किए गए थे। और भी थे, मतलब 2 से ज्यादा थे, लेकिन आप मुझे 2 ही बता दो बस। यू जस्ट टेल मी व्हाट वर 2 changes that were brought by the 7th Constitutional Amendment Act as far as you remember। कहीं सर्च करके मत देखना, कमेंट करना। अब कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं, और उनकी कोई क्वालिफिकेशन संविधान में नहीं लिखी, ठीक है। कोई क्वालिफिकेशंस, कोई टेन्योर, कोई सैलरी, कोई अलाउंस, कोई सर्विस कंडीशंस, कोई रिमूवल प्रोसीजर नहीं है। तो सिंपल अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट की बात है तो इनका काम है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड जो सेफगार्ड्स हैं उनको देखना। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड हमारे संविधान में बड़े सेफगार्ड है। आर्टिकल 29, Article 30 is also applicable on linguistic minorities. So linguistic minorities can create, establish and administer educational institutions of their own. अपने खुद के educational institutions वो establish और administer कर सकते हैं। इसके अलावा linguistic minorities के पास Article 350A भी है। Article 350A के तहत अगर किसी भी educational institutions के अंदर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको मदर टंग में पढ़ाया जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन की जहां तक बात है, स्कूल की एलिमेंट्री एजुकेशन की जहां तक बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की और लोकल बॉडीज की है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चों को उनकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाए।
अगर ये नहीं फॉलो होता है तो वंस अगेन यू कैन रेफर द मैटर टू कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसके हेडक्वार्टर्स प्रयागराज में है, सॉरी यहाँ पे ये पुराना नाम लिखा हुआ है, प्रयागराज में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसके रीजनल ब्रांच खुली हुई है। रीजनल ऑफिस तो कर्नाटक में बेलगाम, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता में वेस्ट बंगाल, हर एक में एक असिस्टेंट कमिश्नर बिठा दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है और ये एनुअल रिपोर्ट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू ही प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। तो कभी कभी ये नोडल मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी। सीएजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर प्री और मेंस दोनों में सवाल आ चुके हैं और दोनों में बड़े अच्छे अच्छे सवाल आए। इसको अच्छे से तैयार करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 में ही आर्टिकल 148 है। आर्टिकल 148 से लेकर 152 तक आपको सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएंगे, क्योंकि 153 से गवर्नर का आर्टिकल शुरू हो जाता है। तो आर्टिकल 148 में सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या प्रोवाइड किया गया है, किसका दफ्तर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो देखो, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। अगर 1.5 आवर्स भी हमें लग रहे हैं तो हमें एक एक चीज, एक एक ट्रैप हमें अब्सॉर्ब करना है कि क्या क्या कहां कहां फंस सकते हैं। तो सीएजी जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, इनको डॉक्टर बी आर अंबेडकर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मानते हैं और ये पब्लिक पर्स के गार्डियन है। पब्लिक पर्स के गार्डियन का मतलब है कि जो सरकारी खजाना, जनता का पैसा है अल्टीमेटली, है ना, क्योंकि जनता ने ट्रस्ट किया है सरकार पे कि वो उस खजाने को संभाल के रखेंगे, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हमारी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएजी का जो पोजीशन है या सीएजी की जो पोस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़ी क्रिटिकल हो जाती है और इसीलिए सीएजी को गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला जाता है। भारत में एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस सर्व्स द सीएजी, तो उसका एक डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उनके जो हेड है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स के ऑडिट करने की जिम्मेदारी इनकी है। अब कंट्रोलर नाम जो है ये ब्रिटिश लीगल प्रोसेसेस से लिया गया है, लेकिन वहां पे जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर के ऊपर के पास ये कंट्रोल होता है या ये पावर होती है कि वो एक्सपेंडिचर होने से पहले डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर किया जाए या नहीं। इसका मतलब अप्रूवल की भी एक तरीके से पावर होती है कंट्रोलर्स के पास, लेकिन हमारे सीएजी साहब के पास ये पावर नहीं होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ही और शी विल एंड अप डूइंग अ पोस्टमार्टम जॉब। पोस्टमार्टम का मतलब है कि एक बार एक्सपेंडिचर हो गया, उस एक्सपेंडिचर को जगह जगह पे लगा दिया गया, उसके बाद उसका वो ब्यौरा लेते हैं कि भाई ये एक्सपेंडिचर जो है इसका एक हम ऑडिट करते हैं। सीएजी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और सीएजी शपथ भी लेते हैं, टेक्स ओथ फ्रॉम प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम शपथ ग्रहण की बात नहीं कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनली नो वन एल्स वाज सपोज्ड टू टेक एन ओथ, बट सीएजी सपोज टू टेक एन ओथ। टर्म की बात करते हैं तो टर्म 6 years या 65 years, whichever is earlier. Very same to इलेक्शन कमिश्नर, वेरी सिमिलर टू यूपीएससी एसपीएससी। तो ये सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस अभी से देखना शुरू करो। ये अपने टेन्योर से पहले रिजाइन करेंगे, हाँ, प्रेसिडेंट को रिजाइन करके देख सकते हैं। इनका रिमूवल वैसे ही होगा जैसे सीईसी का होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जज की तरह इंपीच होंगे, रिमूव होंगे। एक और व्यक्ति है जो ऐसे ही रिमूव होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। State election commissioner is also supposed to be removed like a Supreme Court judge, basically High Court judge, which is the same manner actually. Salary has to be equivalent to Supreme Court judge, but it is determined by Parliament. तो सैलरी की इक्वलेंस किसके साथ की गई है? सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, लेकिन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, डिटरमिन करेगा, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट, दिस सीएजी is not eligible for reappointment and CAG is not eligible for any appointment whatsoever with the government of India. भारत सरकार के साथ
वो किसी भी तरीके से एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं। तो सीएजी की इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें यहां पे लिखी गई हैं। एक जो चीज मैं बताया नहीं अभी तक कि ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो है खर्चा किया जाएगा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में किया जाएगा, इनकी सैलरीज अलाउंसेस वगैरह के लिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या सभी सरकारी अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं? यस। क्या वो अकाउंटिंग भी करते हैं? क्या वो अकाउंटिंग भी करते हैं? द आंसर इज नो। अर्लियर सीएजी वो यूज्ड टू बी द अकाउंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, कुछ सालों पहले सीएजी अकाउंटेंट भी हुआ करते थे, मतलब अकाउंट कीपिंग भी करते थे। अभी भी वो फॉर्मेट वही बताते हैं कि किस फॉर्मेट में आपने अकाउंट्स रखने हैं अपने, ताकि हम अच्छे से ऑडिट कर पाए, लेकिन अकाउंटिंग नहीं करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट एज फार एज स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटिंग अभी भी सीएजी के अंडर आती है। इसका मतलब ऑडिटिंग वो दोनों की करते हैं, अकाउंटिंग सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स की करते हैं। अगर हम ऑडिट की बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में ये चीजें आपसे मैच द फॉलोइंग में पेपर में शायद पूछी जा सकती है, मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। सीएजी जो अलग अलग टाइप के ऑडिट करता है उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया है उसे कि वो अपने जो स्कोप है उसके बियॉन्ड जाके ऑडिट कर सकता है। जैसे कंप्लायंस ऑडिट कर सकता है। कंप्लायंस ऑडिट का क्या मतलब है कि कोई भी एक्सपेंडिचर या खर्चा रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स को फॉलो करके हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई खर्चा था कि कोई ऐसा अमाउंट था जिसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट के लिए आपको सीनियर से सिग्नेचर लेना पड़ेगा, ऐसा कोई अमाउंट है, तो ये देखेगा सीएजी की क्या सीनियर से सिग्नेचर लिया गया, सीनियर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से लिया गया या नहीं। दिस इज कंप्लायंस ऑडिट। ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड्स, मतलब जिस पर्पस के लिए फंड्स थे उसी पर्पस के लिए खर्चा किया गया। तो अगर मैंने बजट में बोला था कि मैं प्रधानमंत्री साइकिल जोड़ो, साइकिल ले लो योजना में खर्चा कर रहा था, है ना, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री गाड़ी ले लो योजना में वो खर्चा कर दिया, तो वो गलत होगा, है ना, तो वो ऑथराइज्ड पर्पस के लिए नहीं होगा। तीसरा, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इज वेरी सिमिलर टू कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट। ऑडिट ऑफ सैंक्शंस का मतलब है कि हर अप्रूवल, हर एक कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही हुआ है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंशिएट करना है इन दोनों में, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट गोज बियॉन्ड द लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। लीगैलिटी मतलब सारे रूल्स फॉलो किए, सारे रेगुलेशंस फॉलो किए, जिस अथॉरिटी ने बोला था का साइन लेने बोला था उस अथॉरिटी ने साइन किया है, लेकिन द विजडम ऑफ द एक्सपेंडिचर, द इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर इज क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देखोगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बहुत सारी मशीनें खरीदी गई, बहुत सारे टाइमर्स खरीदे गए, बहुत सारे ट्रेडमिल खरीदे गए, लेकिन वो जो टाइमर्स, वो मशीनें, वो ट्रेडमिल जो खरीदे गए थे वो बहुत महंगे खरीदे। प्रोसेस फॉलो किया लेकिन बहुत महंगे खरीदे, बहुत एक्सपेंसिव खरीदे, उससे कम अवेलेबल कॉस्ट में अवेलेबल थे। तो ऐसा ऑडिट जब निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट। लास्ट टाइप का ऑडिट क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है कि जिस इंटेंशन से आपने खर्चा किया था, क्या वो इंटेंशन पूरा हुआ? अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर ये इंटेंशन किया था कि हम महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे और उसके बदले में जो वो फ्यूल वुड का इस्तेमाल कर रही हैं, चूल्हे का इस्तेमाल कर रही हैं फायरवुड वाले, वो छोड़ देंगी और एलपीजी सिलेंडर पे स्विच कर जाएंगी, तो ये हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना परफॉर्मेंस ऑडिट है। सेम वे अगर मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर रिसेंटली एक काफी परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ है उसका, तो अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर अगर मेरा इंटेंशन था कि बच्चे प्लेस हो जाए, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले ले और प्लेसमेंट ले ले, तो कितने लोगों को प्लेसमेंट मिली सच में, वो देखने के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। सो बोथ परफॉर्मेंस एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएजी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए कई बार इसे एजेंट ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, पीएसी, उसका ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होता है सीएजी। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर यानी कि आर्म्ड फोर्सेस पे अगर कोई एक्सपेंडिचर है या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सिक्योरिटी के लिए किया गया है, वो इसके ऑडिट के एम्बिट से बाहर रखता है और इसे उसके दिए गए सर्टिफिकेट पे भरोसा करना पड़ता है।
1968 में सीएजी के अंडर ही एक ऑडिट बोर्ड सेटअप किया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑडिटर्स आपको चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए अलग, आयरन स्टील के लिए अलग, केमिकल्स के लिए अलग। तो जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, फर्स्ट एआरसी था अंडर मोरारजी देसाई, उसने ये रिकमेंड किया था, सुझाव दिया था कि सीएजी का ना एक ऑडिट बोर्ड आप क्यों नहीं बना लेते, व्हाई डोंट यू मेक एन ऑडिट बोर्ड ऑफ सीएजी। तो इसी वजह से सीएजी का ऑडिट बोर्ड बना। इसमें सीएजी हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ दिस ऑडिट बोर्ड एंड 2 अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, फिर आते हैं हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पे। सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट वी नीड टू जस्ट नो व्हाई ही और शी इज देयर। अटॉर्नी जनरल इज अनदर वन ऑफ द एवरग्रीन फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज कंसर्न्ड। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लॉ ऑफिसर कौन होगा। ठीक है, उसके लिए आपको यह समझना होगा सबसे पहले कि लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क है। देखिए, लॉयर वो है जिसने लॉ की डिग्री कर ली है, तो बीए एलएलबी अगर कोई कर लेता है तो वो लॉयर बन जाता है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस करने लग जाएगा अदालत में जाके, कोर्ट में जाके? नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो आपको एडवोकेट बुलाया जाएगा, लेकिन वो तब बुलाया जाएगा जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बार एग्जाम क्लियर करेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, अगर आप वो बार एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप तब भी आप एकदम प्रैक्टिस नहीं करने लग जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसका मतलब आपको एडवोकेट बुलाया जाएगा। तो एडवोकेट और लॉयर, दे आर नॉट लॉ ऑफिसर्स until unless they are appointed by a central government और state government authority। तो ये जो लॉ ऑफिसर की जो उपाधि है वो कब आती? जब आपको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, चलो मैं स्टेट से शुरू करता हूं। स्टेट में, ठीक है, स्टेट में आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, डेप्यूटी एडवोकेट जनरल, इन सब उपाधियों पे बनाया जाएगा, बिठाया जाएगा, है ना। इन सब पोजीशंस पे आपको रखा जाएगा, तो आप लॉ ऑफिसर हुए, क्योंकि फिर आप गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए काम कर रहे हो, आप उनके लॉयर हो, उनको रिप्रेजेंट करोगे। तो इस सभी चेन ऑफ कमांड में जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इस देश में, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईएस्ट लॉयर ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए? आप सुप्रीम कोर्ट जज के लिए एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने का क्या क्राइटेरिया इस देश में? सुप्रीम कोर्ट जज बनने का क्राइटेरिया यह है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हैं या 10 साल तक हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं। आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हैं या 10 साल तक हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। एक और क्राइटेरिया है, अगर आप प्रेसिडेंट की नजरों में एमिनेंट जूरिस्ट हैं, यानी जुडिशियल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इवन इफ द अदर 2 क्राइटेरिया डोंट मीट, आप बन सकते हैं जज। खैर, जुडिशियरी के बारे में अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक एंटायर जुडिशियरी में एक ही लेक्चर में पढ़ाऊं, एक ही वीडियो में पढ़ाऊं, तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। चलो, टर्म कितनी होती है अटॉर्नी जनरल की? नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं की होती। रिमूवल का प्रोसेस नॉट स्पेसिफाइड, नो प्रोसीजर। तो ये रिजाइन करते हैं या इनको हटा दिया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल टेक्निकली होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो उनको कभी भी रिमूव भी कर सकते हैं या ये पहले रिजाइन भी कर सकते हैं। तो ना तो इनकी 5 साल की फिक्स्ड टर्म है, ना ही इनका टेन्योर सिक्योर है। डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि कितना पैसा मिलेगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इनकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देना, ठीक है, लीगल एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट होना। अब कई बार वो खुद नहीं होते, तो अपनी जगह वो सॉलिसिटर जनरल को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है, या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को भेज देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 143 में रिप्रेजेंट करना। व्हाट इज आर्टिकल 143? आर्टिकल 143 इज द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब आप एडवाइस मांगने जाते हो, वो कौन से आर्टिकल के अंदर जाते हो? आर्टिकल 143 के अंदर। अपीयर बिफोर हाई कोर्ट व्हेन गवर्नमेंट रिक्वायर्ड। तो नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट बट हाई कोर्ट के अंदर भी आपको जाना पड़ेगा।
इनके क्या अधिकार होते हैं? एक अटॉर्नी जनरल जब बन जाते हो तो क्या अधिकार है? पूरी इंडिया की जितनी भी अदालतें हैं उसमें आपके पास राइट ऑफ ऑडियंस आ जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप एडवोकेट बन रहे हैं ना, तो एडवोकेट बनने का यह मतलब नहीं है कि आप कभी किसी हाई कोर्ट, कभी किसी सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, देयर इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो in order to become an advocate who can represent their client in Supreme Court, who can represent their client in High Court. ठीक है, ऐसे ही हर लॉयर के पास या हर एडवोकेट के पास सारे इंडिया में कहीं पे भी अपना क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का पावर नहीं होता है, राइट्स नहीं होते, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं कि भारत की किसी भी अदालत में जाके ही और शी हैज द राइट ऑफ ऑडियंस. Not only in court, he or she also has the right to speak and participate in parliamentary proceeding. तो आर्टिकल 88 अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें मिनिस्टर्स को जो प्रिविलेज मिलता है वही सेम प्रिविलेज अटॉर्नी जनरल को भी मिलता है. तो मिनिस्टर्स को जैसे प्रिविलेज है कि वो दोनों हाउसेज में बैठ सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक हाउस के मेंबर हो, दोनों हाउसेज में बैठ सकते हैं, दोनों हाउसेज की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते. सेम वे अटॉर्नी जनरल के साथ भी है. ठीक है, सो जॉइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं, हाउस की पार्लियामेंट की हाउस की सिटिंग में बैठ सकते हैं, कमिटी में बैठ सकते हैं, पर इनके पास राइट टू वोट नहीं होता है. लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस क्या है इनके ऊपर? लिमिटेशन नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये किसी को एडवाइस नहीं दे सकते. इसका मतलब पर्सनल लाइफ में तो देंगे, लेकिन एज अ काउंसिल ही कैन नॉट एडवाइस. मस्ट नॉट होल्ड ब्रीफ इन केसेस वेर ही अपीयर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये तो सिंपल सी बात है. Must not defend accused in criminal prosecution without government permission. इससे दो बातें साफ होती हैं. एक, इनको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करने दिया जाता है. तो नौकरी पेशा आदमी है, एडवोकेट है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते है ना. Could be possible that he is an advocate who wants to practice, can practice. लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर वो किसी अक्यूज्ड को, जिस पे आरोप लगा होता है, जिसको डिफेंडेंट कहते हैं, उसे डिफेंड नहीं कर सकते until unless वो गवर्नमेंट से नहीं पूछ लेते. He or she has to ask the government. ठीक है. सिमिलरली किसी कंपनी में या कॉर्पोरेशन में इनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है तो गवर्नमेंट से पूछ के बनाएंगे. किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को डायरेक्ट सलाह नहीं दे सकते हैं. Has to ask from Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice के थ्रू जाएगा वो कम्युनिकेशन. ठीक है. तो अटॉर्नी जनरल इसीलिए ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना तो फुल टाइम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इसीलिए इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने दिया जाता है. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सेम आप सॉलिसिटर जनरल इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो इनका ऑफिस है, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, उसके अंडर ये काम करते हैं. ठीक है, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को. स्टेट लेवल पे जो अटॉर्नी जनरल होंगे और स्टेट के अंदर जो भी कंडीशंस अप्लाई होंगी वो एडवोकेट जनरल की होंगी. ठीक है, तो यहां गवर्नर अपॉइंट करेंगे, यहां पे भी टेन्योर नहीं है, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, है ना. वही सब पैरेललिज्म में आप लगा सकते हो. So basically this was the discussion about constitutional bodies. नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाऊं, और प्लीज कोशिश करना कि रिवीजन जब करते हो तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करना. थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आए.